कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 6th सेंचुरी, और मैंने कहा था कि 6th सेंचुरी इंडियन हिस्ट्री में कई नई चीजों की शुरुआत करती है। पहली बार, एक तो इस समय सेकंड एमनेशन होता है, 16 महाजनपद 16 ग्रेट स्टेट्स का उदय होगा, और इसी समय भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण भी होंगे। ठीक, पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन। तो हेडिंग बनाइए, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन। पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन कुछ इस प्रकार समझना है पूरी कहानी को। हम टॉपिक शुरुआत जो करते हैं रिपीट कर देता हूं, बातचीत नहीं बिल्कुल प्लीज, है ना, डिस्टर्ब होता है उससे मेरे को। 6th सेंचुरी में जहां एक और मध्य गंगा घाटी में मगध का एक्सपेंशन हो रहा था, वही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विदेशी आक्रमण का दौर शुरू होता है। ये दो प्रोसेस एक साथ चल रही है। एक तरफ मिड गंगा में मगध का एक्सपेंशन, और इधर नॉर्थ वेस्ट में फॉरेन इन्वेजन। दो घटना एक साथ इस समय में होती हैं। ठीक, ये जो नॉर्थ वेस्ट के इलाके थे पश्चिमोत्तर में, ये मगध के एक्सपेंशन के दायरे से बाहर थे। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको पता चाहिए कि आगे आके जब मगध में मौर्य डायनेस्टी आएगी, तब जाके नॉर्थ वेस्ट के इलाके उनके एम्पायर का पार्ट बनेंगे, मगध एम्पायर का पार्ट बनेंगे। उससे पहले जो बाकी डायनेस्टीज थी वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इलाके को अनछुआ रखती थी, अनटच था, उस इलाके तक उनका कोई पकड़ नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं बार बार बोलना रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई पूछता है आपसे कि जो नॉर्थ वेस्ट के इलाके थे वो कब मगध साम्राज्य के अधीन आए, तो वो मौर्य डायनेस्टी के अंडर में आए। बिफोर मौर्य डायनेस्टी से पहले ये जो राज्य थे ये छोटे राज्यों में विभक्त थे। मेन जो यहां पे बड़े शहर थे कंबोज, गांधार, बट इसके अलावा छोटे राज्य थे। कोई यहां पे सार्वभौम शक्ति नहीं थी, और आमतौर पे आपस में परस्पर संघर्ष की स्थिति थी। ठीक, ये वो फैक्टर है जिस कारण से यहां पे विदेशी आक्रमणकारी आएंगे। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट करूं ताकि पॉइंट्स तक क्लियर रहे। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना, कोई इसमें क्वेश्चन छुपा के लगा कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ बहुत सिंपल सी बात समझ मुझे आ गई है। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि एक हो तो 6th सेंचुरी में मगध का विस्तार का दौर शुरू होता है, लेकिन उत्तर पश्चिम का इलाका मगध के इस विस्तार के प्रभाव से अनछुआ हुआ है। यहां किसी प्रकार को फर्क नहीं पड़ रहा। उत्तर पश्चिम में बहुत सारे छोटे छोटे जनपद हैं, यहां पे राज्य हैं, और ये सारे राज्य जो हैं ये बहुत ही वैभवशाली हैं, ये रिच स्टेट्स हैं, और साथ में ये छोटे स्मॉल स्टेट डिस्पर्स बिखरे हुए हैं। इनका बिखरा होना, किसी एक बड़ी शक्ति का यहां पे ना मौजूद होना, और छोटे राज्यों के रूप में इस पूरे इलाके का बटा होना, और साथ में इनका रिच होना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसने ईरान, या हम कहें कि शुरुआती जो पर्शियन इन्वेजन था उसको भारत में इन्वाइट किया। ठीक, उसको भारत में इन्वाइट किया, पर्शियन इन्वेजन को भारत में इन्वाइट किया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये आपका पृष्ठभूमि बन जाएगी, बैकग्राउंड बन जाएगा। और ये जो राज्य थे इनकी तरफ ईरान इसलिए आया कि इस समय पहली जो पावर थी, इनके बिल्कुल बॉर्डर्स लगता हुआ ईरान राज्य था, पर्शियन राज्य था। तो पर्शिया से यहां पे इनका इन्वेजन स्टार्ट होता है। चलिए, कौन कौन से रूलर है तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूलर जो यहां पे आएगा पर्शियन इन्वेजन में, जो डायनेस्टी आएगी वो आएगी आपकी हकामनी डायनेस्टी। फर्स्ट डायनेस्टी जो है वो है हकामनी डायनेस्टी। पर्शियन इन्वेजन, हकामनी डायनेस्टी, बेसिकली ये फाउंडर जो था ईरान में इस वंश का, वो हकामनी था, तो उसके नाम पे इसका हो गया हकामनी डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का जो पहला रूलर भारत में आता है वो है साइरस सेकंड। कुछ पॉइंट्स नोट कर देगा। साइरस सेकंड, है ना,
साइरस सेकंड। ये तो खिड़की बंद कर दी, बहुत जोर से आवाज कर रही है। बंद है क्या? नहीं बंद तो फिर रिफ्लेक्ट हुआ, बंद है कि नहीं एक बार चेक करो को, मुझे क्या बात, मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है। हाँ खुला हुआ है, ठीक, थैंक यू। चलिए, तो साइरस सेकंड फर्स्ट रूलर है जो हक्कामनी डायनेस्टी का। तो कोई पूछे कि हक्कामनी डायनेस्टी, बेसिकली इस हक्कामनी वंश की स्थापना हक्कामनी नामक व्यक्ति ने करी, उसके नाम पे इसका वंश पड़ गया हक्कामनिश, ठीक है ना। इसके उत्तराधिकारी हैं वो इसी हक्कामनी डायनेस्टी या हक्कामनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो प्रीलिम्स में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि हक्कामनी साम्राज्य ने भारत पर अटैक कब किया, तो बेसिकली वो पर्शियन लोग ही है, पर्शियन रूलर्स थे, उनकी डायनेस्टी हक्कामनी थी क्योंकि उसका फाउंडर हक्कामनी था, ठीक। और उनके एम्पायर का भारत में एक्सपेंशन होता है साइरस सेकंड के समय, है ना, साइरस सेकंड समय। साइरस सेकंड जब रूलर बनता है तो ये अपने राज्य का विस्तार करता है, और जब ये विस्तार करता है तो इसके राज्य की जो ईस्टर्न बाउंड्री थी वो इंडिया को टच करने लगती है। ये राज्य का विस्तार करता है और इसके साम्राज्य की ईस्टर्न बाउंड्री भारत को टच करती है। साइरस सेकंड जब रूलर बनता है तो एक्सपेंशन करता है अपने एम्पायर का, और ड्यूरिंग दैट टाइम एक्सपेंशन में इसका बॉर्डर है, इसका ईस्टर्न बॉर्डर है, भारत को टच करता है। ये पहली बार भारत के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है ना। और जब ये भारत के टच में आता है तो ये भारत के नॉर्थ वेस्ट के इलाकों की कमजोरी, वीकनेस को जानता है, और उस कारण से भारत में पहला अभियान करने का प्रयास करता है, फर्स्ट मिशन करता है, ठीक। इस समय तक इतना एक्सपेंशन हो गया कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके के कॉन्टेक्ट में आए। नॉर्थ वेस्ट इलाके की जो डिसइंटीग्रेट पॉलिटिकल सिस्टम जो वहां पे था, बिखरा हुआ छोटे साम्राज्य थे, स्मॉल एम्पायर थे, आपस में उनमें युद्ध वॉर चल रहा था, वो सब चीजें इसके लिए अनुकूल थी। दैट्स व्हाई इसने इंडिया के अंदर इन्वेजन शुरू किया, ठीक। अब यहां पे तो खैर मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन बगल में दिखा देता हूं कि इस समय इंडिया में आने के दो मार्ग थे। एक काबुल होकर इंडिया में एंट्री, और एक रेगिस्तान के थ्रू इंडिया में एंट्री। दो पैसेज थे, दोनों से ये इंडिया में एंट्री कोशिश करता है, लेकिन फाइनली इसको ऊपर से जो एंट्री है काबुल के थ्रू, वहां से सक्सेस मिलता है, और गंधार का रीजन ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में लेता है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट में लेता है। है ना, कॉन्ट्रैक्ट में लेता है। इसके बाद इसका बेटा अदूला बनता है, कैम्बियस, और ये क्योंकि अपनी राज्य के अंदर विद्रोह फंस जाता तो भारत की तरफ ये कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं करता है। यहां पे इतिहास कोई नए विस्तार की जानकारी नहीं देता, जो कुछ किया साइरस सेकंड ने किया, ठीक। साइरस सेकंड के बाद जो बड़ा इतिहास डेवलपमेंट होता है वो है दारा फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट। और डेरियस फर्स्ट के भारत में जो मिशन थे, जो अभियान थे, उसकी जानकारी के तीन बड़े हमारे पास उस जमाने के अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ सकता है प्रीलिम्स में कौन कौन से अभिलेख हैं। तो डेरियस फर्स्ट जो कुछ भारत में मिशन करेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए तीन बड़े हमारे पास अभिलेख हैं। एक अभिलेख है बेहिस्तून, इसी के टाइम का है, बेहुस्तून, बेहुस्तून, बेहुस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख। एक है पर्सिपोलिस, ये सीधा प्रीलिम्स में पूछेगा कि ये किसके अभिलेख है। दूसरा है पर्सिपोलिस, और थर्ड वन है आपका नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम, ए रुस्तम। ये तीन बड़े इस जमाने के या इस समय के शासनकाल के अभिलेख हैं जो काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं हमें इंडिया और पर्शिया के बीच रिलेशंस को लेके।
इंडियन पर्शियन रिलेशन की जानकारी देने के लिए 3 बड़े हमारे पास समय के अभिलेख हैं, बेहुस्तून, पर्सिपोलिस, नक्श रुस्तम। ठीक, बेहुस्तून, पर्सिपोलिस, नक्श रुस्तम डेरियस फर्स्ट समय के 3 बड़े इंस्क्रिप्शंस हैं, और ये तीनों इंस्क्रिप्शंस काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इंडिया पर्शियन रिलेशन एट 6th सेंचुरी, 6वीं सदी के समय। ठीक, अब ये मैंने प्रीलिम्स क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा कि इनमें से कौन सा अभिलेख जो है ये बात या ये अभिलेख किसकी जानकारी देते हैं। तो मैं बेहुस्तून का थोड़ा सा कंटेंट आपको पढ़ देता हूं ताकि आपको आइडिया लगेगा कि क्या लिखा है इसमें। पहले बेहुस्तून अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि उसके साम्राज्य के 23 जो प्रोविंस थे, मतलब डेरियस फर्स्ट के समय के 23 जो प्रोविंस हैं उनकी जानकारी मिलती है। 23 प्रोविंस, डेरियस फर्स्ट के 23 प्रांतों के नाम मिलते हैं बेहुस्तून अभिलेख में। द नेम ऑफ 23 प्रोविंस ऑफ डेरियस फर्स्ट एम्पायर। ठीक, है ना, जानकारी मिलती है। इस बेहुस्तून अभिलेख में यह कहा गया है कि ईरान के साम्राज्य के अंतर्गत, ईरान का साम्राज्य था पर्शियन एम्पायर के अंतर्गत, गांधार, हरवती और मक्का एरिया इंक्लूडेड थे। गांधार, हरवती और मक्का, ये बेसिकली अरेबिक नेम है। हरवती, मक्का वगैरह जो नाम मिलते हैं, ईरानी नेम मिलते हैं हमको, अरेबिक नहीं, ईरानी नेम मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट के इलाकों के। ठीक, नॉर्थ वेस्ट के इलाकों के। चांचली हरवती जो है ये अफगानिस्तान के इलाके के लिए कहा गया हरवती, अफगानिस्तान कुछ इलाकों कहा गया हरवती। और मक्का जो था वो ईरान कोस्ट, ईरान का तट है, और बलूचिस्तान का जो तट है, मकान तट, मकान कोस्ट यहां पर पड़ता है, मकान कोस्ट। ये तो मकान कोस्ट को मक्का कहा गया, मक्का कहा गया, मक्का कहा गया। ठीक, तो यहां से चीज प्रूव हुई कि इसके एम्पायर में हमारे नॉर्थ वेस्ट के मक्का मतलब मकान, मकान कोस्ट बोलते हैं। ज्योग्राफी पढ़ाया था आपको इंडियन ज्योग्राफी में, इसको बोलते हैं मकान कोस्ट। तो मकान कोस्ट को मक्का कहा गया और अफगानिस्तान कुछ इलाकों को हरवती कहा गया। तो गंधार, हरवती, मक्का ये इसके प्रांत के भाग हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें बेहुस्तून इंस्क्रिप्शन में मिलती है। ठीक, बेहुस्तून इंस्क्रिप्शन मिलती है। क्लियर है? इसी से इसके अलावा ये जिसका अभिलेखी प्रमाण है, जो इंस्क्रिप्शन एविडेंस हमको मिलता है, यदि हम इस एविडेंस को एक और जगह क्रॉस चेक करें तो वो जो क्रॉस चेक का इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है हेरोडोटस, एक यूनानी इतिहासकार है हेरोडोटस। उसने भी जानकारी दी है कि डेरियस फर्स्ट के समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया के प्रोविंस पार्ट ऑफ ईरानी एम्पायर थे। चाहो लिख लो, ये सेम इंफॉर्मेशन हम यदि क्रॉस चेक करें तो मैंने समझाया अभी आपको कि बेहुस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श रुस्तम 3 इसके समय के बड़े इंस्क्रिप्शन है, जिसमें बेहुस्तून जानकारी देता है कि इसका जो राज्य है उसमें कुछ हिस्से 23 उसके राज्य के कुछ प्रांत थे, उनमें कुछ हिस्से भारत के भी हैं। ठीक, और मैंने कहा कि उनको इस शब्द से डिफाइन किया गया, गंधार, हरवती, मक्का। ठीक, लेकिन ये सेम इंफॉर्मेशन यदि किसी और चीज से क्रॉस चेक हो जाए तो वो क्या है? तो वो है आपका हेरोडोटस इतिहासकार, जो आगे आएगा अलेक्जेंडर के समय यूनान की जानकारी देगा। इंडिया नहीं आएगा, जानकारी उसके दौरान देगा। लेकिन ये जो हेरोडोटस है, इसके इस जानकारी जो मिलती है वही मिलती है कि वो कहता है कि इंडिया जो था ये दारा के एम्पायर के 20वें नंबर का प्रोविंस था। दारा के एम्पायर के 20वें नंबर का प्रोविंस था। टोटल 23 प्रोविंस थे, आउट ऑफ 23 20वें नंबर प्रोविंस जो था इंडिया था। हेरोडोटस ने इस बात को लिखा है। हेरोडोटस ने
अपने यूनानी इतिहासकार ने अपने डिस्क्रिप्शन में ये डिफाइन किया है कि 20 नंबर का प्रोविंस था, 20वें नंबर का प्रोविंस था, 20वें नंबर का प्रोविंस था इंडिया। और ये प्रोविंस बहुत ही फर्टाइल एंड पॉपुलर प्रोविंस ऑफ द अकेलियन एम्पायर बन गया। आगे आके लिख लीजिए, हकमनी साम्राज्य का सबसे धनवान प्रांत यही था। बाकायदा हेरोडोटस ने यह कहा है कि दारा के टोटल एम्पायर का 1/3 इनकम केवल इसी प्रोविंस 20वें नंबर से होता था। दारा के संपूर्ण साम्राज्य की 1/3 इनकम केवल इस 20th नंबर के प्रोविंस से होता था। मोस्ट फर्टाइल था एंड पॉपुलस था। यदि आप ज्योग्राफी देखो इस इलाके की तो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि इलाका सिंधु इंडस नदी का इलाका है और यहां पे रिच फर्टाइल सॉइल भी है। ऑब्वियसली रिच फर्टाइल सॉइल होगी तो प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होगा। ठीक, गांधा, तक्षशिला ये सब इलाके जो है नॉर्थ वेस्ट में पड़ेंगे, इंडस और ट्रिब्यूटरीज के भीतर। तो इसलिए ये इसका इलाके का मेन जो महत्व वो ये है। ठीक, उसने ये भी कहा है कि सबसे घनी आबादी इस इलाके में थी। ऑब्वियसली प्लेन के इलाके में घनी आबादी होती है क्योंकि वहां पर सेपरेट प्रश्न होता है। हमने पहले ही पढ़ा इतिहास में कि गंगा का जो बेल्ट है, गंगा का जो इलाका है, वो बड़े साम्राज्यों का निर्माता रहा है। ऐसी क्या बात थी कि भारत में हमेशा नॉर्थ इंडिया से ही बड़े रूलर हुए, जिन्होंने चक्रवर्ती रूलर हुए, जो साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सबको जीता। यह स्थिति साउथ इंडिया के साथ नहीं थी। हालांकि साउथ इंडिया के रूलर्स ऐसे हुए जो नॉर्थ इंडिया में अटैक किया, लेकिन वो एक बड़े रूलर में कन्वर्ट नहीं हो पाए। लेकिन नॉर्थ इंडिया के रूलर ऐसे थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया को बेस बना के साउथ इंडिया तक के इलाकों को जीता, लंबे समय तक कंट्रोल रखा। हम पढ़ते हैं ऐसी बड़ी शुरुआत भी होने वाली है मौर्य साम्राज्य के साथ। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एक तो बड़ी नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां, और नदियां मतलब आपके फर्टाइल सॉइल एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, और इन दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। और बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने मतलब है एक बड़ी आर्मी और राजा के माध्यम से, यदि वो एम्बिशियस है तो उसको अपने साम्राज्य विस्तार करने में सहूलियत, हम उसको ऐसे समझते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, साउथ इंडिया में इस प्रकार का बेस नहीं है। साउथ इंडिया में इसीलिए आप देखते हो कि कृष्णा, तुंगभद्रा, इन्हीं नदियों को लेकर विवाद चलेंगी, क्योंकि वो नदियां वहां पे सीमित है। तो ये पूरी बात हो गई डेरियस फर्स्ट के बारे में। ठीक, उसके 20वें प्रोविंस के बारे में और टोटल 23 प्रोविंस। और मैंने ये भी कहा कि डेरियस की ये जो प्रोविंस था, इसका रेवेन्यू, उसको भी हेरोडोटस ने डिफाइन किया है। हेरोडोटस ने ये कहा है कि 360 टैलेंट स्वर्ण बताया उसने, 360 टैलेंट स्वर्ण, ये उसने शब्द इस्तेमाल किया। ये कहा है कि इतना पैसा दारा को केवल इसी प्रांत से आता था। ठीक, हाँ, चलिए ये सब तो हो गया। इसी समय डेरियस फर्स्ट ने ही के समय ही इसका सेना दस्ता स्काईलैक्स, लेकिन इसी समय क्योंकि अभी पार्ट बन गया इंडिया का, तो इन्होंने भारत के साथ अपने कॉन्टैक्ट को, कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए नए मार्गों ढूंढना शुरू किया। और इसका जो सेनापति है स्काईलैक्स ने इंडस रिवर को एक्सप्लोर किया। इंडस रिवर, और ऑब्वियसली इंडस रिवर इनके कॉन्टेक्ट में थी, इसलिए एक्सप्लोर किया। स्काईलैक्स इसका सेनापति है, उसने बाकायदा एक मिशन के माध्यम से इंडस को एक्सप्लोर किया। ठीक, और इंडस जहां गिरती है अरब सागर में, इंडस जहां गिरेगी अरेबियन सी में, वहां तक समुद्र तक के रास्ते को एक्सप्लोर किया और नए रूट्स निकाले। ये सब कब करेगा आदमी? जब उसका वहां पे एक मजबूत नियंत्रण स्थापित हो और उसको लगता है कि भविष्य में हमको और बेहतर नियंत्रण करना है, तो वो इसका प्रयास करेगा। ठीक, तो यदि वो पूछे कि स्काईलैक्स के माध्यम से नौसैनिक अभियान करा, इंडस नदी को खोजा, उसके बाद जाके इकट्ठे कर दिए, किस राजा ने किया? तो सिकंदर ने नहीं किया। काम किसने किया? ये किया है डेरियस फर्स्ट ने। ठीक, और इस समय तक वेल डिफाइंड कंट्रोल था उसका इंडिया के ऊपर, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर,
360 टाइम सुना था। बोलते हैं कि इसमें रेगिस्तान के बारे में जानकारी मिलती है, बोलते हैं कि इसका राज्य जो था, मतलब क्योंकि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके से मिला लिए थे, तो कुछ रेगिस्तान के इलाके में से कॉन्ट्रैक्ट में थे। ठीक, इसके बाद जरकसीस राजा बना। दाफस की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बना। ठीक, इसके समय भी एक अभिलेख इंस्क्रिप्शन मिलता है जो बताता है कि इसका नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर कंट्रोल था। इसने अपने फादर के इलाकों को इंडिया में बनाए रखा, हारा नहीं। ठीक, एक और जानकारी इसके लिए मिलती है, वो ये कि इसने अहूद मजदा, जो उनके देवता थे ईरानियन, उनकी इच्छा से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो मंदिर बने थे उनको गिरवाया, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन हालांकि मंदिर टेंपल आर्किटेक्चर समय का नहीं है। ठीक, लेकिन पर्सिपोलिस इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिली हो, लिटरली ये एक कॉन्ट्रैक्टिव वाली बात है जो आमतौर पर लोग पता नहीं होती। मंदिर जो हैं वो हमको मिलते हैं गुप्त पीरियड में पहली बार। बेसर, नागर, द्रविड़ शैली टेंपल आर्किटेक्चर में भारत में पॉपुलर। ठीक, लेकिन यहां पे पहली बार एक जानकारी मिलती है, मंदिर नहीं है समय, हमें कोई मंदिर मिला भी नहीं इस पीरियड का, बट इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिली है कि अहूद मजदा, जो इनके देवता थे, अहूद मजदा गॉड ईरानियन, कहते हैं कि उनकी परमिशन से इसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इलाके में मंदिरों को गिरवाया, मंदिरों को गिरवाया। ठीक, और उनकी पूजा बंद करने की परमिशन, पूजा बंद करने का ऑर्डर जारी किया, पूजा बंद करने का ऑर्डर जारी किया। ठीक, ये बेसिकली ये फैक्ट ये दिखाता है कि इन्होंने इस इलाके को अपने कंट्रोल लेके अब यहां के लोगों के कल्चर में बदलाव की शुरुआत कर दी। यदि आप कल्चर बदलाव करते हो तो फिर वो इलाका जो आपने कब्जा किया है वो धीमे धीमे आपका नेचुरल पार्ट बन जाता है, प्राकृतिक पार्ट बन जाता है। और ये चीज आज भी होती है। यदि आप चीन को देखोगे तो चीन तिब्बत में लगातार तिब्बतन कल्चर को खत्म कर रहा है। इसी तरह चीन जिंगजियांग जो प्रोविंस है उसका, वहां के जो उगियार मुस्लिम्स हैं उनको भी, उनका भी कल्चर खत्म कर रहा है। ठीक, तो ये लगभग यही कोशिश उस जमाने में की गई थी, ये मंदिर तोड़ के। तो यदि पूछता है कौन से ईरानी शासक ने दी, तो वो करी जरकसीस ने। और इतना बेटर इसने कंट्रोल, ये सब करने से इसका ये हुआ कि इसका कंट्रोल और बहुत ज्यादा वहां पे हो गया, वहां के लोगों को कल्चर को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की इसने। ठीक, इसी समय यूनान का अटैक ईरान को ना शुरू होता है। यूनान पीछे से इन पर अटैक करना शुरू करता है और यूनान के विरुद्ध ग्रीस, यूनान के विरुद्ध जो अटैक होंगे उनमें ये भारतीय लोगों को भी सेना में शामिल करके उनसे लड़ाई करेगा। तो ये फैक्ट लिखा हुआ है, he deployed Indian infantry and cavalry to Greece to fight his opponents। तो यूनान के विरुद्ध इसने भारतीय लोगों को सेना में शामिल करके उनका यूज किया है युद्ध में। ठीक, फर्स्ट रूलर है। तो ये दिखा रहा है कि इसने और ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया और ज्यादा यहां के लोगों को अपने साथ इंक्लूड किया, शामिल किया। ठीक, क्लियर। ये जो यूनान के साथ इसने युद्ध किया, जिसे भारतीय सैनिकों को इस्तेमाल किया गया, उसमें कहते हैं कि भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुर से लड़ाई लड़ी, बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। और जो एक मैंने थोड़ी पहले बताया, हेरोडोटस जो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, उसने एक बात बोली, ध्यान सुनना चाहिए आपको। इन भारतीय सैनिकों के लिए जो ईरान की सेना में लड़े, हेरोडोटस बोलता है कि भारतीय सिपाहियों की वेशभूषा सूती वस्त्र की थी, उनके कंधों पर धनुष, बांस की कमानियां और तीर लटक रहे थे, तीर के नोक लोहे से मढ़े गए थे। ठीक, तो जो ट्रेडिशनल इंडियन युद्ध तकनीक थी उसकी जानकारी वो दे रहा है यहां पे। अब ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि हेरोडोटस ग्रीक कमिटी को डिपेंड कर रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को देख रहा है और फिर वो भारतीय सैनिक जो शामिल थे ईरान की तरफ से उनको बता रहा है। अब स्टेटमेंट सीधा आ जाएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में।
कि भारतीय सैनिकों वस्त्र सूती थे, कंधों पे धनुष बांस की कमानियां थी और तीर की नोक लोहे की मड़ी गई थी, ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक, ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर, ऑप्शन 2 हेरोडोटस, ऑप्शन 3 मेगास्थनीज, इंडिका के नाम पे। और मैं आपको लिख के दूंगा यदि क्वेश्चन आता, अभी तो खैर मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, लेकिन आता तो आपने अधिकांश लोग लगा के आते मेगास्थनीज, थोड़ा और कम समझदार होते थे अलेक्जेंडर, हेरोडोटस तो शायद ही कोई लगाता। लेकिन ये इस समय की इंफॉर्मेशन के लिए हेरोडोटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी जानकारी बहुत ही वैल्यूएबल है ये दिखाने के लिए कि किस तरह की ये टेक्निक इस्तेमाल किया था। अब देखो और क्वेश्चन टफ करना है प्रीलिम्स के लिए, तो सीधा क्वेश्चन रहेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के बारे में निम्न कथन विचार करिए। और ये कि भारत में नॉर्थ वेस्ट इंडिया ईरानियन एम्पायर का 23rd प्रोविंस था, जो सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड था और रिच था। और दूसरा कि ईरान और ग्रीक या ईरानियन और ग्रीक के वॉर में तीर कमान का इस्तेमाल किया गया था भारतीयों द्वारा। अब आपको नहीं एग्जैक्ट पता है तो आधी कहानी ठीक है, लेकिन बाकी कहानी बताइए क्या क्या लगाते हैं आप अपने मन से। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। आगे आके ये डेली सेकंड जो है जाके इसका ये मारा जाएगा, इसके बाद की सक्सेस बहुत वीक है। और फाइनली लगातार इन पे जब ग्रीक इन्वेजन होगा तो डेरियस थर्ड के समय अलेक्जेंडर जो है अलबेला के वॉर में, अलबेला के युद्ध में इनको हरा देगा और फाइनली पर्शियन के इलाके पे कब्जा कर लेगा अलेक्जेंडर, ग्रीक कब्जा हो जाएगा, मैसेडोनिया का आक्रमण होगा, इसलिए वो बोल देंगे मैसेडोनिया आक्रमण। ठीक, क्लियर है यहां तक? कोई इशू तो नहीं है, समझ में आ गया है ना? ये देखो पूछे कि पार्शिक आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, क्या इफेक्ट था पर्शियन इन्वेजन का। तो एक तो ये हुआ कि इंडो इरानियन कॉमर्स स्टार्ट हो गया, ये बड़ा फर्क पड़ा। लेकिन यदि सबसे सिग्निफिकेंट कोई प्रभाव पड़ा तो वो ये था खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी स्क्रिप्ट ये पॉलिटिकल उनका जो वर्चस्व था इस इलाके में उसको दिखाता है। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो इस इलाके में चलन में आई, खरोष्टी लिपि लिख लीजिए बड़ी पॉइंट। जो खरोष्टी लिपि है वो भारत पे ईरान के राजनीतिक पॉलिटिकल डोमिनेंस को दिखाने का सबसे प्रूव्ड एग्जाम्पल है, सबसे स्पष्ट प्रभाव है। भारत पे ईरानियन राजनीतिक वर्चस्व, पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ ईरानियन को शो करता है खरोष्टी लिपि। ये लाइन में जो बोल रहा हूं उसको ऐसे लिखना, राजनीतिक वर्चस्व को दिखाने का, ये मैं पॉइंट जो बोल रहा हूं वापस नोट कर दिएगा कि भारत पे ईरानियन राजनीतिक वर्चस्व को दिखाने का, देखने का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक। ये अरमाइक लिपि से निकली है, ये बेस्ड है अरमाइक लिपि पे, अरमाइक लिपि पे बेस्ड है। और अरमाइक जो थी ईरान के रॉयल या ईरान के साम्राज्य की राजकीय लिपि थी, रॉयल स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, खरोष्टी स्क्रिप्ट। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। तो खरोष्टी जो थी वो बेस थी अरमाइक पे, और अरमाइक जो थी वो ईरान की रॉयल अरमाइक, इसी से बेस थी खरोष्टी जो यहां पे प्रचलन में थी। मेरी बात को थोड़ा सा स्पष्ट कोई करेगा, मैं जो बात बोल रहा था कि ये उनके पॉलिटिकल डोमिनेंस को शो करने का बेस्ट एग्जांपल था। हाउ, कैसे?
इस लाइन का मतलब समझ में आया? थे वहां पे एक लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, खोज थी, और फॉर्म ऑफ ईरानी राइटिंग। अब फॉर्म ऑफ ईरानी राइटिंग, लेकिन ईरानी राइटिंग कौन सी थी? वो थी अरमाइक, वो वहां की राजकीय रॉयल थी स्क्रिप्ट। तो वो यहां चलती है खोष्टी। इससे पॉलिटिकल डोमिनेंस का मतलब क्या? इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करिए। सर वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स वगैरह थे ना, उनकी लैंग्वेज ना यूज करके उन्होंने एक अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे स्क्रिप्ट जनरेट की थी। वो शो करता है कि उनकी ज्यादा वहाँ पर डोमिनेंस थी। देखिए, भाषा को लेके आज भी हम पढ़ते हैं अखबारों में, बड़े विवाद होते हैं। श्रीलंका का यदि आप विवाद देखेंगे तो उसमें एक बड़ा विवाद यह है कि वहां सिंगली भाषा को लोगों को बस छोप थोप दिया गया। तमिल लोग थे वो उसको नहीं मानते थे। ठीक, किसी भी इलाके में कोई लैंग्वेज ये दिखाती है कि वहां पे किस तरह का पॉलिटिकल डोमिनेंस है। लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक भाषा किसी राजनीतिक वर्चस्व दिखाती है। ठीक, और मैंने अभी बताया आपको कि क्यों श्रीलंका के अंदर बड़ा विवाद हुआ कि श्रीलंका में तमिल लोगों से कहा गया कि सिंगली आवश्यक है, सिंगली मैंडेटरी है, बिना सिंगली भाषा के आपको हम नौकरी नहीं देंगे। ठीक, इसी प्रकार के भारत में विवाद हुआ था आजादी के बाद भाषा को लेके। ठीक, राज की भाषा को लेकर बात था, ये अलग से एक अलग इशू है, लेकिन मैं हल्का सा जिक्र कर दिया जाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर अपन कहीं से कहीं निकल जाएंगे। पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक, इसलिए याद रखना कि भाषा का विवाद भारत में बहुत रहा है, और भाषा ये दिखाती है कि किसका वहां पे राजनीतिक वर्चस्व है। ये पूरे इलाके भारत के थे, लेकिन जब यहाँ पे खोष्टी लिपि लागू हो गई तो उनकी राजनीतिक पकड़ को दिखाती है कि कितनी पकड़ मौजूद थी कि वहां की भाषा लोगों ने अपना ली। ठीक, ये बड़ा ऐसा इशू है जो मतलब आमतौर पर बुक्स में वो डिटेल में है नहीं, लेकिन ये इसलिए लाना चाहिए आपको कि आप आगे देखेंगे कि ये इलाका आगे चल के जब मौर्य आएंगे उनका साम्राज्य का भाग बनेगा, और सम्राट अशोक को भी इन लोगों को जब मैसेज देना पड़ेगा तो वो खोष्टी लिपि का इस्तेमाल करेगा। ठीक, आप सोचे खोष्टी लिपि का कितना गहरा प्रभाव पड़ा कि भले ही वो मौर्य साम्राज्य पार्ट बन गए, लेकिन उनको मैसेज आपको खोष्टी लिपि में देनी पड़ेगी। ये असली माही कि नहीं? ठीक, क्लियर हुआ? तो ये पूरी चीज यहां पे आपको जानी चाहिए। और है ना, कई इतिहासकार ये बोलते हैं कि अशोक के या मॉडर्न आर्ट आदि पे भी इनका बड़ा गहरा प्रभाव है, लेकिन जो मॉडर्न अभी इतिहास की बुक्स आई हैं वो इस गहरे प्रभाव को नहीं मानती है, कम मानती हैं। कहती हैं बाहर से आके दिखाया गया। अशोक के कला में, आर्ट में काफी कुछ स्वदेशी था, काफी कुछ यहीं का था इन्फ्लुएंस, कुछ थोड़ा प्रभाव उस तारीख उतना गहरा प्रभाव नहीं है। लेकिन कभी कभी पूछते हो मॉडर्न आर्ट, पर्शियन आर्ट, ये सब भी एक एक पॉइंट देख लीजिएगा। अभी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक ज्यादा मानती नहीं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए कि क्या क्या माना गया कभी कभी। तो ये पॉइंट्स एक समझ के लिए पता चाहिए क्या क्या, मतलब अशोक के जो अभिलेख थे, स्तंभ लेख थे, उन सब पे सब प्रभाव माना गया ना। फिर एक और बड़ा प्रभाव पड़ा पर्शियन इन्वेजन का भारत में। प्रभाव यह पड़ा कि पर्शियन इन्वेजन से यह हुआ कि अलेक्जेंडर इन्वेजन का ग्राउंड तैयार हो गया। पर्शियन आक्रमण से भारत में आगे चल के अलेक्जेंडर इन्वेजन ग्राउंड तैयार हो गया। कैसे? कुछ कहानियां मिलती हैं जो बताती हैं कि सिकंदर को भारत के बारे में जानकारी जो थी वो पर्शियन इन्वेजन के थ्रू मिली, कि भारत में इतना रिच प्रोविंस है, इतना यहां पे धनी राज्य हैं, और पर्शिया की कमाई का मुख्य स्रोत यह है, तो यदि हम वहां कंट्रोल करें तो हमारे लिए भी ये सोर्स बन सकता है। ठीक, इनडायरेक्टली पर्शियन इन्वेजन से जो भारत के इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनकी जानकारी अलेक्जेंडर तक पहुंची, और इस प्रकार से अलेक्जेंडर के इन्वेजन या सिकंदर के आक्रमण की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। ठीक, समझ में आया? क्लियर हो गया? क्लियर? अब क्वेश्चन प्लेन से कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कुछ कथन देगा आपको। मैं कथन के क्वेश्चन से देता हूं आमतौर पर कोई टफ क्वेश्चन ही होते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो ये है कि पर्शियन साम्राज्य का भारत का उत्तर पश्चिम इलाका कौन सा प्रांत था, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। ठीक, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से पर्शियन अटैक का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा,
ऑप्शन 1, उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि का चलन शुरू हो गया। ऑप्शन 2, इससे आगे चल के ग्रीक या यूनानी इन्वेजन की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, दोनों? तो दोनों। ठीक। एमपीपीएससी मेंस क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्शियन इन्वेजन इन 6th सेंचुरी। 6वीं सदी में भारत पे पर्शियन आक्रमण पे एक लघु लेख लिखिए। अब लघु लेख पता हो तो देखें, नहीं तो फिर पता नहीं कौन सा लेख लिखेंगे अपन, पढ़ने वाला ही जानेगा क्या लिखा है। क्योंकि मेंस की कॉपी में फायदा यह है कि टीचर अपन को ढूंढ नहीं सकता, पता नहीं होता है। अधिक से अधिक 4 गाली और देगा, पढ़ते नहीं हो, गधा हो, क्या फर्क पड़ता है। इसके तो हम आदी हो चुके हैं। ठीक, अब तो महसूस ही नहीं होता कि कुछ कहा गया है ना। टिपिकल जो भारतीय बच्चे होते हैं वो इसी तरह से डेवलप हो, बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है। मैं समझाया था, उदाहरण दिया था कि बच्चा बेचारा जानता है कि पिताजी आएंगे शाम को तो कूटेंगे जरूर, पिताजी बॉस से डांट खाएंगे या कहीं पे कोई दिक्कत होगी, पहुंचे उन्होंने कि क्या कर रहा है, पढ़ता नहीं है, खेल रहा है, 2 डंडे लगाए उसमें। बच्चा बैठ गया, अगले दिन देखा पापा आने 5 पहली किताब लेके बैठ गया। अब आया ने क्या पढ़ रहा है, बोले इंग्लिश ही पढ़ता है, साइंस कौन पढ़ेगा, 2 लपड़ और। तीसरे बच्चे ने तीनों किताब खोल ली, साइंस, हिंदी, मैथ सब। और जैसे अभी इंटरव्यू बच्चे आते नहीं अंदर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबकी गलत से हिलती, सब पता नहीं कहाँ किससे सिखा दिया इन लोगों को, सब ऐसे ही। तो वो बच्चा भी ऐसे ही कर रहा है, तीनों किताबों को लाइब्रेरी दिखा है। तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा हूँ, फिर डंडा भी आता है, एक साथ 5 ही पढ़ रहा है। कुल मिला के बच्चों को पट नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, इस टाइप के यहाँ गुग्गुओं पढ़ते नहीं। अब लघु लेख लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, अगला चर्चा मुद्दे बातें वापस से। हाँ, अपन विषय से हट गए, क्या लिखेंगे, शॉर्ट नोट आएगा तो शॉर्ट नोट आए तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो भारत में पर्शियन इन्वेजन का बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी। पार्ट 1 में आप पृष्ठभूमि लिखिए, बैकग्राउंड लिखिए, बताइए कि नॉर्थ वेस्ट की कंडीशन कैसी थी। ठीक, अराजकता की स्थिति थी, छोटे बड़े राज्य थे, संघर्ष में लिप्त थे आपस में, समृद्ध भी थे क्योंकि वो फर्टाइल एरिया था। किसी प्रकार की वहां पे सार्वभौमिक किसी प्रकार की बड़ी शक्ति नहीं थी जो इनको जोड़ सके। और इस प्रकार की जो टूटन की स्थिति थी, जो डिसइंटीग्रेटेड स्थिति थी, ये पर्शियन इन्वेजन का बैकग्राउंड बनता है। फिर आप बताइए पर्शियन इन्वेजन में कौन कौन से रूलर आए, क्या क्या उन्होंने, किस किस तरह के रूलर्स आए, क्या क्या उन्होंने भारत के ऊपर ग्रेजुअली डेवलपमेंट किया, और फाइनली आप बताएंगे इसका इफेक्ट। ये 3 पार्ट आएगा। जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर पूरा कंटेंट ही मतलब उसको बताएं, यदि ये भी कम है चल जाएगा, लेकिन ये जो बातें मैंने बोली, इफेक्ट्स और बैकग्राउंड, ये आना बहुत जरूरी है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण। ये एक आक्रमण जो हुआ भारत में नॉर्थ वेस्ट में 326 के आसपास, 326 के आसपास अलेक्जेंडर ने सिंध नदी को पार किया। और जैसे ही उसने सिंध नदी पार किया तो तक्षशिला का जो रूलर है उसने सबसे पहले उसके सामने सरेंडर किया। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आया था कि तक्षशिला किस 2 नदियों के बीच में पड़ता था। तो याद रखना, सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला। यदि आपको इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज नहीं पता है तो फिर बात ही अलग है, लेकिन फिर भी यदि ये पता हो कि ये इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक, इन सब का पानी जाकर मिलता है सिंधु नदी में और फिर ये बनता है पंचनाद पठानकोट के पास। ठीक, तो ये जो सिंधु और झेलम, इंडस और झेलम के ये जो बीच का इलाका है, यहां पे तक्षशिला पड़ता था, आम भी यहां का रूलर था। और झेलम और चिनाब के बीच में पुरु रूलर हुआ करता था। ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, तो जो पहला रूलर है वो है आम्भी, और आम्भी सरेंडर करेगा। भारतीय इतिहास में, भारत के लिखित इतिहास में किसी शासक के द्वारा पहली बार यदि
विश्वासघात किए जाने का उदाहरण मिलता है तो वह आम भी तक्षशिला का माना गया कि इसने विश्वासघात किया देश के खिलाफ और सरेंडर किया, अलेक्जेंडर सपोर्ट किया। ठीक। इसके बाद सिकंदर के द्वारा राजा पोरस के पास आत्मसमर्पण के लिए प्रस्ताव भेजा था कि आप भी सरेंडर कर दीजिए, आपके इलाके को हम पार्ट लेते हैं अपना। लेकिन जो पोरस है वो स्वाभिमानी राजा है और वो मना कर देता है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, और वो ये भी कहता है कि आपसे मुलाकात अब जो होगी वो युद्ध के मैदान में ही होगी। ठीक। सिकंदर आगे बढ़ता है और झेलम नदी के किनारे पहुंचता है। उससे बारिश का पानी बढ़ जाता है वहां पे, और सिकंदर और पोरस की सेना नदी के दोनों किनारे पे, एक तरफ सिकंदर खड़ा है झेलम के इधर खड़ा हुआ है पोरस। बारिश बहुत होती है और सिकंदर एक रात को नदी क्रॉस करके पोरस के ऊपर आक्रमण कर देता है। पोरस अपने बेटे के नेतृत्व में सेना भेजता है जिसमें उसका बेटा हार जाता है, शहीद भी हो जाता है। बाद में फिर पोरस युद्ध पहुंचता है, और जब वो पहुंचता है तो उसकी जो वॉर टेक्निक थी उसकी कमियों कारण, जो फॉल्टी वॉर प्रैक्टिसेस थी, युद्ध की जो गलत रणनीतियां थी, वो उसके अगेंस्ट आती है और पोरस आ जाता है। ये पूछ सकता है वॉर टेक्निक कैसे, मैंने जानबूझ के बोला वॉर टेक्निक। पोरस किसी मामले में कम नहीं था, लेकिन उसकी वॉर टेक्निक काफी कमजोर थी। एक तो ये थी कि वो धनुष तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। दलदली जमीन हो गई थी, पानी गिर गया था, जमीन पे तीर को टिका के जब जमीन पे उसको बाण को लगा के तीर चलाते थे तो वो अपने पोजिशन में मूव कराता था, स्टेबल नहीं था, उस कारण से एक ही। दूसरा, इनके पास जो सैनिक सेना थी उसमें हाथियों का इस्तेमाल किया गया था, और दलदली इलाके में जब हाथी चलेगा तो हाथी का पैर स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो वो खुद ही बेचारा घबरा जाएगा। और सिकंदर के पास घोड़े हैं, और घोड़ों को जो उसने वॉर में यूज किया उस कारण फायदा ही हुआ कि उसके जो घोड़े हैं उनकी मोबिलिटी बहुत फास्ट है, और वो ऐसे दलदल इलाकों में पैर को जमा लेते हैं। यदि आप भारतीय सेना को पढ़ोगे तो आप देखोगे भारतीय सेना कई तरह के जानवरों का इस्तेमाल करती है, घोड़ों का भी करती है, हाथी का भी, आपके ऊंट का भी करती है, पढ़ा होगा आपने। ठीक। घोड़ों का मेनली उन इलाकों क्या था जहां पानी, जहां जमीन जो अस्थिर रहती है, ये सब जानिए, ये आना चाहिए, पता नहीं आपको। ठीक। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड जो होते हैं उसमें भी घोड़े होते हैं, प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड में घोड़े होते हैं। ये बात मैंने थोड़ी सी जानबूझ के बोली, आपको लगा कहां से कहां जाते हैं, लिस्ट ही बोल रहा हूं कि 26 जनवरी के परेड में इस साल एक ऐसा फोटो आया था जो अगले दिन आया न्यूज़पेपर्स में कि भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री एक घोड़े के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, क्योंकि उसका रिटायरमेंट हुआ था प्रधानमंत्री प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड से। नाम था उसका विराट घोड़ा था। अभी हाल ही में पूछ ले एग्जाम में विराट क्या है, आप भी क्या कहेंगे? किंग कोहली। ठीक। किंग कोहली हाल ही में कप्तानी से हट गए हैं, टीचर भी कहेगा तुम भी किंग कोहली ना, तुम भी कप्तानी से हटो, पढ़ाई वढ़ाई मत किया करो। अब हमने भी इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा, गुस्से से मैंने पूछा मैं विराट क्या है, मैंने पूछा 26 जनवरी परेड देखी, बोले हाँ, मैं कि विराट क्या है, तो उसको लगा कि सर कुछ हुआ पूछने, बोले सर नई तोप है। मैं कब बनाई है अपन ने? बोले अभी 26 जनवरी को। मैंने आप देखी थी? बोले हाँ सर। फिर मैं पूछा मैंने देखा था? बोले हाँ सर। मैं सच बोल दे भाई अब तो पसंद नहीं पता। बोले नहीं है क्या? मैं कि नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। 3 बार मैंने पूछा तो बोले फिर रॉकेट होगा। मैंने क्या चुप हो जा, नहीं केवी से खेल रहे हैं क्या कि ये नहीं तो ये होगा। जब बोला नहीं पता है, फिर मैंने बताया उसको कि घोड़ा था 26 पढ़ी देखी, अपने पहले पूछ लिया कि 26 पढ़ी देखी, अपन पढ़ी ही देखी, फिर वो नहा देखी है, फिर मैंने पूछा क्या है तो उसने की तोप है। तो उसमें ये फ्रंट पेज शिखवाती है, ये हो सकता है पहले उसने एग्जाम पूछ ले। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड से रिटायर्ड हुआ है वो, लगभग 12 या 13 साल वैसा कुछ है, देखिएगा उस पर उसे रिटायर्ड हुआ है। तो यहां पे क्या था, मैंने समझाया आपको कि इनकी भी जो वॉर टेक्निक थी उसमें कई कमियां थी, और उन कमियों का पोरस जो है वो हार गया, और जो आम्भी को भेजाता है कि आप सरेंडर करवाइए इससे। आम्भी सरेंडर करने जाता है तो वो मना कर देता है, आम्भी के ऊपर भाला फेंकता है। बाद में सिक्का रिलीज किया गया, उसमें आम्भी को भाला फेंक से भागते हुए दिखाया गया। लेकिन बाद में फिर एक दूसरा डेलीगेशन भेजा गया अलेक्जेंडर के द्वारा पोरस के पास कि आप समर्पण कीजिए, समर्पण कर
सामने आई है। तो पोरस का जो मित्र था मेरुस, उसके नेतृत्व में सेकंड डेलीगेशन भेजा गया। आम्बिया डेलीगेशन को बढ़ा दिया उसमें। मेरुस जो डेलीगेशन गया, शिष्टमंडल गया, दूत मंडल गया, उसने फिर सरेंडर करवाया, पोरस को लाया गया। पोरस के पूरे शरीर पे कुछ 9-10 घाव थे, बांध के लाया गया। तो पूछा गया सिकंदर ने, बताइए आपका कैसा विवाह किया जाए। तो उस समय के जो कंटेम्परेरी इतिहास का जो लेजेंड्स आए थे, उन्होंने जो लिखा, मैं पढ़ देता हूं, उन्होंने लिखा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा साथ करता है, ठीक। सिकंदर बहुत खुश हुआ, उसने कहा इसको फ्री करो और इसको उसका आज वापस करो, योग्य व्यक्ति है, ठीक। इस तरह से ये पूरी जानकारी मिलती है। ये जो युद्ध था, झेलम नदी किनारे जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को ही हाइडेपस का युद्ध कहते हैं। हाइडेपस का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ हाइडेपस। ये पूरी जानकारी इस पिक्चर में दी हुई है, कैसे उसने अलेक्जेंडर कैंप ने इनके कैंप के ऊपर पोरस कैंप पे अटैक किया, ठीक। जहां पे ये नदी झेलम जो थी सिकुड़ती थी, वहीं से इसने अटैक कर दिया। क्लियर? नदी जब देखो कि नदी बहुत चौड़ी होगी तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब ब्रांचें डिवाइडेड थी तो प्राइमरी इन्होंने क्रॉसिंग यहां से करी, देन फिर क्रॉसिंग बाकी यहां से करी। अब मेरे ख्याल से जीवन में हाइडेपस का वॉर जो है वो आप भूलोगे नहीं। पूरे वॉर के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है? क्लियर है ना? तो ये सब जो इंफॉर्मेशन थी वो लिखी है। अलेक्जेंडर ने तक्षशिला को कैसे डिवीजन किया, क्या क्या पोस्ट को भेजा गया, ठीक है ना? ये जो वॉर लड़ी गई, इस मैदान को बोलते हैं प्लेन ऑफ करी, कारी का मैदान, प्लेन ऑफ कारी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस युद्ध के दौरान सिकंदर को बहुत नुकसान हुआ। उसका जो घोड़ा था बहु का फेला, ये बहु का फला जो है वो युद्ध में मारा गया, ठीक। तो एक तो ये रहा, अलग बुक्स में नाम मिलता है, इसमें मैंने बोल दिया। दूसरा तो उसने फिर अपने घोड़े के नाम पे एक नगर भी बसाया इस इलाके में, और इसी नॉर्थ वेस्ट में उसने एक और नगर बसाया था जीत की खुशी में। जीत का नगर नाम था उसका निकया। 2 नगर बसाए, निकया इसको बोलते हैं जीत का नगर, सिटी ऑफ, जो विन है उसको लेके जीत का नगर, ठीक। 2 नगर बसाए इसने इस पूरे इलाके में। लेकिन झेलम का जो युद्ध था, इससे सिकंदर को सबसे नुकसान ये हुआ कि उसको जो शुरुआती भारतीय शासक थे उनकी शक्ति का परिचय हुआ। स्पेशली उसका तो मनोबल कम डाउन हुआ, उसके सैनिकों का मनोबल डाउन हो गया कि इस युद्ध में उनको काफी नुकसान भी हुआ पोरस के साथ। अब उनका जो अगला इन्वेजन था, अगला आक्रमण जो था, वो अटैक था, वो था पाटलिपुत्र पे। धनानंद एग्रेमिस, जिसको यूनानी यूनस का एग्रेमिस, उसको ऊपर। और धनानंद सेना कई गुना बड़ी थी। तो उसके सैनिक जो है वो कहते हैं साहब युद्ध को अंत करिए, वापस चलते हैं। और कहते हैं कि झेलम नदी, व्यास नदी तक वो एनी हाउ पहुंचता है। लेकिन व्यास नदी तक पहुंचते पहुंचते जो बीच के छोटे छोटे नगर थे, छोटे से जो इलाके थे, राज्य थे, उन सबको जीत के वो इलाके पूरा इकट्ठा कर देता है और व्यास नदी से वापस रिवर्स लौटता है इंडिया को बिना जीते हुए, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये पूछे किस नदी से लौटा? व्यास नदी। एक बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, पीएससी में आ चुका है। एक कंट्रोवर्सी हो गई थी 2014 के चुनाव समय। प्रधानमंत्री मोदी जो है बिहार में रैली कर रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, बिहार रैली के दौरान ने बोल दिया कि मैं एक ऐसी भूमि पे आया हूं जहां सिकंदर वापस लौट गया। अब टंग स्लिप हुआ कि क्या हुआ, लेकिन फैक्ट्स करोड़ हो गए। उसके बाद अगले साल, उसी साल यूपीएससी पीएससी में क्वेश्चन आ गया। पाटलिपुत्र के भय से लौट गया वो, एक पाटलिपुत्र से लौटा नहीं, बिहार से लौट गया था। यहां तो आया ही नहीं, यहां तो आया ही नहीं, ठीक। लेकिन ये जो पूरी कहानी चल रही है, इस बीच में एक नई स्टोरी हुई कि इस बीच में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट करता है और
आगे चल के उसको एक फायदा ये मिला, जाने अनजाने सिकंदर उसके लिए काम कर गया कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके जीत के एक कर गया। तो अब एक को आके पूरा इलाका कंट्रोल करना था उसको। तो जाने अनजाने नॉर्थ वेस्ट का इंटीग्रेशन जो किया अलेक्जेंडर ने, वो चंद्रगुप्त मौर्य के एक्सपेंशन में बहुत मददगार रहा। बात समझी? अदरवाइज उसको बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता, लेकिन सिकंदर जीत के वो पूरे इलाके को इग्नोर बना दिया और उस मिनट को जीतना उसके लिए आसान हो गया। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य का काम आसान कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन आ जाए तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा, हर एक के लिए समझना मुश्किल रहेगा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सिकंदर ने काम आसान किया। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इलाके में ऐसी जानकारियां मिलती हैं। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स यहां लिखे हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा, इससे आपको कुछ और चीज मिलेंगी। सिकंदर जो है इसके भारत से लौटने के 3 कारण बुक्स में दिए गए हैं, तो तीनों कारण आपको बताना चाहिए। कभी कभी 3 कारण पूछ लेता है सिकंदर क्यों लौटा। ठीक, तो कहते हैं कि उनके सैनिकों को एक तो बहुत लंबा समय अपना घर छोड़ा हो गया था मातृभूमि को, तो घर की याद, टिपिकल एक कारण तो यह था। दूसरा, निरंतर सिकंदर के सैनिक लड़ाई कर रहे थे कंटिन्यूस, उससे वो थक गए थे। और तीसरा, झेलम के युद्ध में पोरस की जो वीरता थी उसने भी उनका मनोबल कम कर दिया। ये 3 फैक्टर्स हैं जिन कारण से वो लौटे। यदि ऑप्शन में आएगा तो आपको प्रीलिम्स में 3 फैक्टर्स हैं। एक तो लंबे समय से वो घर से दूर थे तो घर की याद, दूसरा लगातार युद्ध करने से वो थक गए थे, और तीसरा जो कारण था वो था कि पोरस के साथ युद्ध में जो उनको नुकसान हुआ था उस कारण से उनका मनोबल कमजोर हुआ था। ये 3 फैक्टर्स थे जिस कारण से वो लौटे। ठीक है ना? व्यास और झेलम नदी के बीच का पूरा इलाका, व्यास और झेलम नदी के बीच का पूरा इलाका पोरस को सौंप दिया गया। याद रखना, पोरस का राज्य का विस्तार हो गया। पोरस शुरुआत में केवल झेलम चिनाब के बीच में था, लेकिन सिकंदर लौटते समय व्यास से झेलम के बीच का इलाका पोरस को सौंप दिया, राणा पुदु को सौंप दिया। ठीक, सौंप दिया गया। इसके अलावा झेलम के वेस्ट का इलाका आमभी को सौंप दिया गया। पूरा इलाका डिवाइड कर दिया उसने आमभी को। ठीक, सिकंदर का जो भारत पे आक्रमण हुआ इसको लेकर जो प्रभाव है, इसको लेकर डिबेट है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सिकंदर का भारत पे अटैक था उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हाँ। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि फर्क पड़ा। मैं एक आध दो के नाम इसलिए रहा हूं कि ताकि आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या बोला। मैंने एक समझाया था जब पहली क्लास ली थी आपकी कि भारत में सबसे पहली बुक जो व्यवस्थित रूप से इतिहास के लिए रूप में लिखी गई वो लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट ऑथर स्मिथ ने। जिस किताब को शुरुआती सिविल सर्वेंट को पढ़ाया था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब है, विंसेंट ऑथर स्मिथ ने किताब लिखी है। ठीक, इस किताब में विंसेंट ऑथर स्मिथ का एक स्टेटमेंट है जो सिकंदर के भारत पे आक्रमण को समझने के बहुत जरूरी है। ठीक, वो कहते हैं, पहले मैं हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश बताऊंगा। भारत अपर्वतित रहा, भारत अपर्वतित रहा, युद्ध के घाव शीप भर गए। जब धीर बैलों उन्हीं समान धीर किसानों ने अपना परिश्रम शुरू किया तो ध्वस्त खेत एक बार फिर लहला उठे। वे स्थान जहां लाखों युद्ध मारे गए थे फिर उमड़ते हुए जन समुदाय से भर गए। भारत का यूनानीकरण नहीं हुआ। ठीक, वह अपना शानदार पृथकता का जीवन व्यतीत करता रहा और मैसेडोनिया तूफान के प्रवाह को शीघ्र भूल गया।
ये विंसेंट ऑथर स्मिथ का स्टेटमेंट है, जो कि जिनकी किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब मैं इसको इंग्लिश में बीट कर रहा हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन को लेके स्कूल ऑफ थॉट क्या क्या है। इंडिया रिमेन्ड अनचेंज्ड, द वॉन्ट्स ऑफ द बैटल वर क्विकली हील्ड एंड द रेवेज्ड फील्ड स्माइल्ड अगेन as the patient oxen and no less patient husband resumed their uninterrupted labors। ठीक, कहने मतलब है कि किसान और मजदूर वापस से अपने जीवन में पहले की तरह रहे। विंसेंट ऑथर स्मिथ ने ऐसा माना है। ठीक, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव बना। इसके अलावा उस समय के जो भारतीय इतिहासकार हैं या बौद्ध या जैन, उन्होंने भी इस इन्वेजन को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना प्रभाव के तौर पे, है ना, प्रभाव के तौर पे। लेकिन जो मॉडर्न इतिहासकार है वो कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ा होगा, कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा होगा। तो बाद में जाके समझ में आया कि एक बहुत ही मीनिंगफुल इंपैक्ट पड़ा कि सबसे पहले तो इसने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कर दिया नॉर्थ इंडिया का, और जो आगे आके नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, जो आगे आके मौर्यों के दौर में और तेजी से बढ़ा। स्मॉल स्टेट्स, स्मॉल किंगडम्स को खत्म कर दिया। भारत और ग्रीस के बीच में डायरेक्ट कंट्रोल शुरू हो गया, क्योंकि सिकंदर अपने साथ के इतिहासकारों को लेकर आया, कई एक्सप्लोरर्स को लेकर आया, तो भारत और इनके बीच में नए मार्ग खुल गए। ठीक, क्लियर, कई नए मार्ग खुल गए। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि भारत में युद्ध की नई तकनीक डेवलप हो गई। अब हम लोगों ने भी युद्ध में सिकंदर के समान घोड़े आदि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी तक मेन डोमिनेंट जो था, तो राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसका इंपैक्ट हुआ। इसके साथ ही अलेक्जेंडर साथ इतिहास का आए, उन्होंने तिथि को इस्तेमाल किया। भारतीय इतिहास में क्रोनोलॉजी या तिथि का उपयोग अलेक्जेंडर का आने शुरू हुआ। तिथिबद्ध तरीके से डेट वाइज हिस्ट्री राइटिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हिस्ट्री राइटिंग है, वो इनका नया भारत के लिए देन था। नए व्यापारिक मार्ग खुल गए। ठीक, ग्रीक आर्ट का इंडियन आर्ट पे प्रभाव पड़ा। आगे आके हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रीक आर्ट का इंपैक्ट जो था वो गंधार आर्ट ऑफ स्कूल या गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में निकल के आया। ठीक, कुछ ये प्रभाव भारत में पड़े। क्लियर हो गया, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत में अलेक्जेंडर इन्वेजन का क्या प्रभाव पड़ा। आमतौर पे पीएससी में या किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोग 1 2 3 4 5 जैसे लिखे सामने वैसे लिख देते हैं। आपको थोड़ा डिबेट बतानी है। यदि क्वेश्चन बढ़ के आता है शब्दों में, तो इन क्वेश्चंस में आपको बतानी है कि इनके जो प्रभाव है उसको लेके एक मतभेद है। और फिर आप बताते हैं कि विंसेंट ऑथर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो किताब है उसमें इस प्रभाव को यह माना है कि कोई यूनानीकरण नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आप फिर बताएंगे कि जो एक्चुअल हम देखते हैं बड़े बदलाव यहां से आएंगे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के उदय में, उसके विस्तार में, उसके साम्राज्य निर्माण में जाने अनजाने अलेक्जेंडर का योगदान है कि उसने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कर दिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। और वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। वॉर की नई टेक्निक्स, स्पेशली जो ग्रीक युद्ध की रणनीतियां थी, वो भारत में अब चलन में आ गई। ये सब प्रभाव के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। यदि मेंस में आता है तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग ये चलेगा। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट ऑप्शंस ही आएंगे, किसका क्या था, कैसे था, ऑप्शंस में क्या क्या प्रभाव पड़ा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कोई चीज जो लगता है पूछनी है आपको? नहीं, इस पीडीएफ में कंप्लीट कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, केवल कंटेंट देखना है उसको और उसको तैयार करना है। ठीक, और कोई पॉइंट किसी मन में कोई डाउट पूछना हो? नहीं, जानबूझ के मैंने थोड़ा सा ईरानी ने अटैक को डीप करवाया है ताकि ये आपको पता ही नहीं है नक्शे उस्तम क्या है, पर्सिपुलिस क्या है, बेहुस्तुन अभिलेख क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन से आप बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने भारत पे अटैक किया, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, चलिए आज का डिस्कशन टॉपिक यहीं छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल शुरू करेंगे।